हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में जो है आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ पर जो है इस वीडियो में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके लिए हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, और वो क्या है आपका इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग मतलब सारा जो आपका इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, ठीक है, संविधान संशोधन, उनको जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव गाइड होने वाला है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और इसमें वही अमेंडमेंट्स हम लोग रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारा जो अमेंडमेंट है उसके वही पॉइंट को जो हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में रिपीटेडली जो है यहाँ पर आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको जो है बिल्कुल घबराना नहीं है। ये पूरा वीडियो जो है आपका टू द पॉइंट होगा। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बिना जो है वक्त को बर्बाद किए हुए जो हम लोग यहाँ पर आपका सीधा जो अपने वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि पावर ऑफ अमेंडमेंट्स। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है हम लोग अमेंडमेंट्स तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ कुछ उससे रिलेटेड जो है अमेंडमेंट्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कि यहाँ पर देखिए कि जो आपका अमेंडमेंट होता है वो एक्चुअली किस आर्टिकल के अंडर में होता है, तो वो आपका आर्टिकल नंबर 368 के अंडर में होता है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्या। तो ये जो है आपका किसके अंडर में होता है, तो 368 में होता है। और ये किस में दिया गया है, तो पार्ट नंबर 20 में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जो है आपको क्या करना है, एकदम याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 और पार्ट नंबर 20। ठीक है, ये जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली जो आपको एग्ज़ाम में यही पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल से जो है आपका अमेंडमेंट्स होता है और वो किस पार्ट में दिया गया है। ठीक है, इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें क्या लिखा गया है कि ग्रांट्स पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल प्रिजर्विंग द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो आपका अमेंडमेंट होता है आर्टिकल का, ठीक है, जो आर्टिकल का अमेंडमेंट होता है वो आपका किसको पावर देता है, तो आपको पावर यहाँ पर देता है पार्लियामेंट को। ठीक है, जो आपका कंट्री में, जो आपको पूरे इंडिया में जो है आपको बस पार्लियामेंट ही जो है वो क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट में आपका दो हाउस होता है, कौन कौन सा, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उन दोनों के बहुमत से ही जो आपका यहाँ पर अमेंडमेंट देखने को आपको यहाँ पर मिलता है। ओके, और एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर लीजिएगा वो आपको मान्य होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको जो है आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ता है कि वो जो है आपका प्रिजर्व है, मतलब उसको जो है हानि यहाँ पर नहीं पहुँचे। ठीक है, यही जो है आपका मतलब जैसे कि आपका एक केस हुआ था, केशवानंदा भारती केस, जो कि 1973 में देखने को मिला था। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इसी केस के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट आपको बताया पार्लियामेंट को कि आप जो है आप जो आपका एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको जो आप यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, उसको जो है आपको प्रिजर्व रखना है, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि पार्लियामेंट कुछ ऐसे लॉज ला रहे थे जो कि आपका क्या हो रहा था कि डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रहा था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा था। तो उसको जो है देखते हुए यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट बोला पार्लियामेंट को कि आप जो है ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक्चुअली केस मतलब उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी के मतलब बिहाफ पे जो है आपका ये केस इंपॉर्टेंट है। एसएससी या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उतना महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग बस अमेंडमेंट्स देखेंगे, तो यहाँ पर केस को जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। ओके, अच्छा, देख लीजिए कि जो आपका सोर्स है, जो अमेंडमेंट का सोर्स है, वो कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से आपको लिया गया है। ठीक है, ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग कि अमेंडमेंट एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है, मतलब अमेंडमेंट तो हम लोग देख लिए कि किस आर्टिकल के अंडर से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि अमेंडमेंट एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है, तो एक मिनट। ओके, यहाँ पर देखिए अमेंडमेंट एक्चुअली जो है आपका तीन तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, एक्चुअली दो तरीका जो मेनली है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका कौन कौन सा है, एक तो स्पेशल मेजोरिटी देखने को मिलता है, और एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक है, एक्चुअली ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था, इसीलिए इसको हम लोग हिंदी में नहीं लिख पाए, बट यहाँ पर हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर आपको सिंपल मेजोरिटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहले चलिए सिंपल मेजोरिटी को यहाँ पर आप समझिए कि सिंपल मेजोरिटी एक्चुअली क्या होता है। तो सिंपल मेजोरिटी जो होता है ना आपका, कि ये एक्चुअली में अमेंडमेंट नहीं होता है। ठीक
ठीक है, ये हम लिख दिए ताकि आपको समझ में आए कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि अमेंडमेंट नहीं कहलाते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि आपका अमेंडमेंट नहीं कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका सिंपल मेजॉरिटी होता है उसमें पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग कहने का क्या मतलब है कि उस दिन, ठीक है, पार्लियामेंट से ही पास होगा ये भी बिल। ओके, कहाँ से पास होगा? पार्लियामेंट से। लेकिन बात क्या है कि उस दिन, ठीक है, उस दिन जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे और उस मेंबर में से जो भी लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है, जो मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उसमें से जो लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसमें से जो है आपको मेजोरिटी आना चाहिए। लगभग जो है आपका क्या होता है 2/3 जो है आपका यहाँ पर मेजोरिटी होना चाहिए। किसमें? प्रेजेंट एंड वोटिंग में से। ठीक है, इन ईच हाउस, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। ठीक है, सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, जो आपका नॉर्मल लॉ जो आपका चेंजेस होता है सब उसके तरह है। ठीक है, डज नॉट क्वालिफाई एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368। ठीक है, तो जो भी आपका सिंपल मेजोरिटी से आपको यहाँ पर पास होता है वो एक्चुअली आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। ठीक है, ये हम बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिए, लेकिन एक्चुअली में ये जो सिंपल मेजोरिटी वाला है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ही नहीं। ओके, और यहाँ पर देखिए कि एक्चुअली मतलब यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है इसमें। तो जो भी आपका जैसे कि आर्टिकल नंबर 3 और 4 में जो चेंजेस होगा, ठीक है, जो कि आपको बताता है कि स्टेट का बाउंड्री क्या होगा उसका, मतलब अगर मान लीजिए कि उसमें अगर स्टेट के बाउंड्रीज़ में अगर चेंजेस करना है या फिर उसके नाम में चेंजेस करना है, जो कि हम लोग को आर्टिकल नंबर 3 और 4 में देखने को मिलता है। तो अगर ये सब चेंजेस करना है तो ये अगर आप पार्लियामेंट चेंज करेगा, ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर होता है ये सब चेंज करने का। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट चेंज करेगा, लेकिन ये एक्चुअली जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो कि आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन करना होगा, जो कि आर्टिकल नंबर 369 में दिया गया है। तो ये सब जो है आपका अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। सिटीजनशिप का एक्विजिशन और टर्मिनेशन। एक्विजिशन क्या होता है कि कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप, और कैसे आपको जो है टर्मिनेट किया जा सकता है आपके सिटीजनशिप से। तो ये सब में अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। सैलरी एंड अलाउंसेस ये भी नहीं कहलाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के कोई भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स में जो है कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो जो है आपका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। तो एक्चुअली कहलाएगा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? चलिए उसको जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप कि यहाँ पर आपका क्या है कि सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी वाला केस। ठीक है, कौन सा? स्पेशल मेजॉरिटी वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिक्वायर्ड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, इसमें क्या था आपका? इसमें आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग था। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें टोटल मेंबरशिप का जो है आपका यहाँ पर 2/3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2/3 होना चाहिए टोटल मेंबर का। उसके साथ साथ जो लोग प्रेजेंट है, ठीक है, जो लोग प्रेजेंट है और वोटिंग है उसका भी 2/3 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए 100 मेंबर है आपके, ठीक है, तो 100 मेंबर्स का 2/3 मेंबर जो है आपका क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी में होना चाहिए। उसके साथ साथ जो लोग भी उस दिन प्रेजेंट है और जो वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं उसका भी 2/3 ही होना चाहिए। मतलब ओवरऑल जो आपका 2/3 यहाँ पर जो है मेंबर आपका मेजॉरिटी में होना चाहिए, तभी जा कर के जो है आपका यहाँ पर जो ये बिल है आपका यहाँ पर पास हो पाएगा। कौन कौन से चेंजेस इसके अंदर में आते हैं तो ये आपका देखने को मिलता है। फंडामेंटल राइट में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो आपका स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। डीपीएसपी में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो वो भी आपका क्या होगा? यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी से देखने को मिलेगा। ओके, और प्रोविजंस नॉट कवर्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी और रेटिफिकेशंस कैटेगरी, जो कि आपका इसमें और इसमें नहीं देखने को मिलता है, वो भी सारा कुछ कहाँ पर आएगा आपका इसी जो है अमेंडमेंट में देखने को मिलता है। अगला जो होता है आपका यहाँ पर ये सबसे मतलब रिजिड है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आपका स्टेट रेटिफिकेशन भी मांगता है। मतलब स्टेट का भी मंजूरी यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर स्टेट यहाँ पर मंजूर नहीं होगा तो ये जो है बिल आपका पास नहीं होगा। रिक्वायर्स द स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एज इन द मिडिल कॉलम। ठीक है, जो भी आपका इसमें दिया गया है वही आपका इसमें है। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी वाला केस उसके साथ साथ, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल रिजोल्यूशन। ठीक है, तो आपका जो आधा से आधा राज्य है कम से कम वो क्या होना चाहिए यहाँ पर सहमत होना चाहिए।
और राज्यों में जो है आपका यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी चलेगा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में जो है आपका सिंपल मेजोरिटी चलेगा, लेकिन जो आपका पार्लियामेंट है उसमें क्या चलेगा, तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी चलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका दो मेन होता है आपका क्या अमेंडमेंट का तरीका, ठीक है। इसमें जो स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन उसमें क्या क्या आता है, तो स्टेट का हम लोग मंजूरी मांग रहे हैं तो उसमें वैसा चीज़ आएगा जो कि स्टेट को भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि इलेक्शन हो गया आपका प्रेसिडेंट का, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, अगर पावर में मतलब मान लीजिए कोई स्टेट का पावर छीन लिया या फिर किसी स्टेट को ज़्यादा पावर मिल गया, उस सब में क्या होगा आपको यहाँ पर कि यहाँ पर जो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन देखने को हम लोग को मिलता है, ठीक है। और आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई चेंजेस हो रहा है, ठीक है। और डिस्टर्बेंस ऑफ द लेजिस्लेचर पावर, ठीक है, 7th शेड्यूल में अगर कोई चेंजेस हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, और आर्टिकल 368 मतलब अमेंडमेंट करने के तरीके में भी अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है तो उसके लिए भी आपको जो है स्टेट का जो है मेजोरिटी देखने को यहाँ पर मिलता है। मतलब स्टेट अगर आधा से ज़्यादा स्टेट जो है अगर इसको मना कर देगा तो ये जो है आपका अमेंडमेंट नहीं होगा। ये देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल है, ठीक है। रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल कब देखने को मिलता है, तो सिंपल मेजोरिटी वाले में देखने को मिलता है, ओके। ये जो है आपका जो आपका स्पेशल मेजोरिटी वाला केस है ये आपका किस टाइप का हो जाता है, तो आपका बैलेंस्ड में देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका रिजिड एलिमेंट देखने को मिलता है कौन सा, जो आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल साथ साथ में रिजिड भी है, ओके। अब चलिए आगे हम लोग जो है यहाँ पर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पर पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको कब हुआ था, 1951 में जो है आपका यहाँ पर हुआ था। इसका की पॉइंट्स क्या है, तो एक मिनट, तो इसके जो की पॉइंट्स है वो क्या आपका 9th शेड्यूल को यहाँ पर ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल आप सभी लोग जानते हैं किससे रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब आज़ादी मिला तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ नहीं था। तो सरकार क्या कर रही थी कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे ले करके जो है आपको जिसके पास नहीं है उनको जो है यहाँ पर ज़मीन दे रही थी, ठीक है। मतलब ज़मींदारी सिस्टम को जो यहाँ पर क्या किया जा रहा था, ख़त्म किया जा रहा था, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया कि यहाँ पर 9th शेड्यूल का क्रिएट किया गया, ठीक है। 9th शेड्यूल को यहाँ पर क्रिएट किया गया और इसको जो है जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए किया गया, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे कि पहले क्या था कि जो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उसमें जो है आपको एक राइट था, कौन सा राइट, राइट टू प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी का ज़मीन ले करके क्या कर रहे हैं, किसी और छोटे छोटे लोगों को जो है यहाँ पर लोग बांट रहे हैं, तो ये वाला जो आदमी है वो तो बोलेगा कि भाई मेरा तो राइट टू प्रॉपर्टी हनन हो रहा है, ठीक है। मतलब मेरे राइट्स का यहाँ पर क्या हो रहा है, छीना जा रहा है मेरा राइट। तो उससे बचाने के लिए जो यहाँ पर 9th शेड्यूल का जो है फॉर्मेशन किया गया था, ताकि उसमें उस शेड्यूल में कुछ ऐसे लॉज डाले जा सके जिसको जो है आपको यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 32 हम लोग को क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 32, कि सबके पास जो है यहाँ पर राइट है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपका छीना जा रहा है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, जो कि आपको किस में दिया गया, 32 में दिया गया आर्टिकल नंबर। तो इससे बचाने के लिए, ताकि आप जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना जाए, ठीक है, उसको जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए जो यहाँ पर 9th शेड्यूल का जो है क्रिएट किया गया। जैसे कि हमको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो आपका केशवानंदा भारती केस था, उससे पहले जो है कुछ ऐसे लॉस आ रहे थे जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे थे, डैमेज कर रहे थे। मतलब आपसे यहाँ पर कुछ ऐसे लॉज बनाए जा रहे थे जो कि आपका जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके उसको, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए जो है यहाँ पर 9th शेड्यूल का यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स को यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए। इसके लिए जो है आपका आर्टिकल नंबर 31A और 31B को जो है यहाँ पर ऐड किया, ठीक है, जो कि आपका 31 किससे डील करता है, तो 31 जो है आपका यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था। एक्चुअली ये वाला जो राइट है आपका अब नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे, ये वाला राइट एक्चुअली अब नहीं है। लेकिन पहले क्या था, आर्टिकल नंबर 31 किससे डील करता था, राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था, ठीक है।
तो यही 31 में जो आपका ए और बी को जो है यहाँ पर ऐड किया गया। ए में वैसे लॉज डाले गए जिसको जो है आपका जुडिशियल रिव्यू से यहाँ पर बचाना था, ठीक है। और 31 के अंडर में जो है आपका 9th शेड्यूल को क्रिएट किया गया और इस 9th शेड्यूल में जो है सारे लॉज को डाले गए जो भी लैंड रिफॉर्म से आपका यहाँ पर रिलेटेड था, ठीक है। और यहाँ पर एक मेन पॉइंट आप देख लीजिए कि जो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट था वो एक्चुअली क्या हुआ था। द फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज पास्ड इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। जो आपका पहला इलेक्शन होने वाला था इंडिया में उससे पहले ही जो है आपको यहाँ पर अमेंडमेंट देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द अमेंडमेंट सॉट टू ओवरकम द जुडिशियल हर्डल्स इन इम्प्लीमेंटिंग द लैंड रिफॉर्म्स एंड सोशल जस्टिस मेजर्स, ठीक है। क्या है आपका कि जुडिशियल हर्डल्स से बचने के लिए जो है आपको यहाँ पर लैंड रिफॉर्म लॉज को लाया गया ताकि सोशल जस्टिस को जो यहाँ पर किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था और बहुत ज़्यादा लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। ताकि ज़मींदारी सिस्टम को यहाँ पर क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो आपका अगला अमेंडमेंट था वो आपका 7th अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपका 1956 में हुआ था। अच्छा, इससे पहले जो है आपको थोड़ा सा जो है हम आपको एक अलग चीज़ जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका एक्चुअली स्टेट सब बना कैसे, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया 1948 टू 1956। उस अमेंडमेंट को पढ़ने से पहले जो है थोड़ा सा जो है आप इसको जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो लोग सब क्या बोले कि हमको जो है अपना राज्य बना के दीजिए मेरे भाषा पर, ठीक है। जैसे कि तेलुगु लोग बोलने लगे कि हमको अपना राज्य चाहिए, तमिल बोलने वाले हमको अपना चाहिए, गुजराती बोले हमको अपना चाहिए, मराठी बोले हमको अपना चाहिए। सब लोग बोले कि भाई हमको जो है अपना अपना राज्य बना के दीजिए जो कि मेरे लैंग्वेज पर हो। तो अब क्या है कि इसको कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या किया गया कि 1948 में जो है आपको एस.के. धर कमेटी जो है आपको यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जून 1948 में जो है आपका यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ जिसके चेयरमैन कौन थे, एस.के. धर। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एग्जामिन करना कि क्या भाई हम लोग जो है लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना सकते हैं। तो इस ये जो है अपना रिपोर्ट सबमिट किए कब, दिसंबर 1948 में, और बोले कि नहीं भाई हम जो है यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी स्टेट बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रख सके, ठीक है, कैसे उनको कंट्रोल कर सके, मतलब सभी राज्य को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके, उस हिसाब से जो है यहाँ पर स्टेट को डिवाइड करना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। तो एस.के. धर कमेटी क्या कर दीजिए कि लैंग्वेज के बेसिस पर जो है स्टेट का फॉर्मेशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है आपका क्या है, डिमांड बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, ठीक है। तो उसी साल, ठीक है, दिसंबर में ही रिपोर्ट सबमिट किए थे और दिसंबर में ही जो है आपका एक नया कमेटी का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम था JVP कमेटी, ठीक है। J फॉर आपका जवाहरलाल नेहरू, V फॉर आपका वल्लभ भाई पटेल और P फॉर जो है पट्टाभाई सीतारमैया, ठीक है। ये 3 मेंबर जो है आपका INC के मतलब कांग्रेस के ही मेंबर थे और ये 3 लोगों ने जो है अपना यहाँ पर कमेटी बनाया और इस कमेटी का कोई भी चेयरमैन नहीं था, बस मेंबर्स थे, ओके। और ये लोग भी क्या किए कि अपना अगले साल 1949 अप्रैल में जो अपना जो है रिपोर्ट सबमिट किए और बोले कि नहीं भाई हम लोग जो है लैंग्वेज के बेसिस पे जो है आपको यहाँ पर स्टेट बना करके नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि भाई देखो अभी अभी हमारा जो है क्या हुआ है, कंट्री डिवाइड हुआ है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है और अभी ही अगर हम लोग क्या कर ले कि अपना स्टेट को जो है फॉर्म कर ले लैंग्वेज के बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे, तो क्या हुआ कि हमारा जो यूनिटी है, ठीक है, हमारी जो एकता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो हम लोग यहाँ पर अपना मतलब स्टेट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1949 में क्या हो गया, यहाँ पर बोल दिया कि नहीं भाई लैंग्वेज के बेसिस पे जो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या हुआ कि 1952 में एक आपका जो है यहाँ पर पोटी श्री रामुलु जो थे, ठीक है, यहाँ पर क्या किए कि वो जो है 1952 में क्या किए कि आमरण अनशन पर जो है यहाँ पर बैठ गए, ठीक है। बोले कि नहीं भाई हमको जो है अपना जो है लैंग्वेज के बेसिस पे मेरा स्टेट चाहिए, ठीक है।
और वो क्या हुआ कि पूरे 56 दिन, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पर 58 नहीं होगा। एक्चुअली क्या हुआ कि वो 56 डेज तक जो है आपका अनशन पर थे और 57th डे क्या हो गया, उनका डेथ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आपका डेथ हो गया 57 डे। ठीक है, तो 56 दिन वो अनशन पर रहे और 57th डे क्या हो गया, उनका डेथ हो गया। ठीक है, अब देखिए कोई भी नेता या फिर कोई भी उनके वैसे लोग जिनको फॉलो करते हैं, उनको एक सडन मतलब डेथ हो जाए किसी कारणवश, तो क्या हो जाता है कि उनके जो फॉलोअर्स एकदम पगला जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि इनके डेथ के बाद जो है इनके जो फॉलोअर्स एकदम प्रोटेस्ट पर आए कि नहीं भाई, हमको जो अपना स्टेट जो है यहाँ पर बना करके आप दीजिए। तो उसी समय मतलब 52 में 15 दिसंबर 1952 में उनका डेथ हुआ। ठीक है, अगले साल जब ज़्यादा जो है कंट्रोल नहीं किया जा सका, तो अक्टूबर 1951 में क्या हुआ कि आंध्रा का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये जो है फर्स्ट आपका जो है लिंग्विस्टिक स्टेट था। ठीक है, भाषा के आधार पर, और ये क्या है, एक मिनट, तेलुगु था। ठीक है, तेलुगु जो है आपका भाषा, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर आंध्रा का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। बाद में जब आपका स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आएगा, उसके बाद जो ये आंध्र प्रदेश बन जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु से हटा करके, ठीक है, तमिल वालों से हटा करके जो यहाँ पर तेलुगु लोगों के लिए जो है यहाँ पर नया जो है यहाँ पर स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछे कि जो फर्स्ट स्टेट था जो कि आपका लैंग्वेज के बेसिस पे था, तो वो आपका क्या था, आंध्रा था। और हमेशा याद रखना है कि 1953 में हुआ है। ठीक है, 1956 में आपका एक्ट आया है, कौन सा, स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट। ठीक है, उससे पहले ही हो गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका बहुत सारे लोगों का प्रोटेस्ट होने लगा, तो उनके लिए जो है आपका यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया। अब क्या है कि एक लोगों को जो है हम लोग बना करके दे दिए भाषा के आधार पर राज। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोले कि नहीं भाई, अब हमको भी चाहिए। तो फिर से जो है आपका 1953 में जो है आपका एक फजल अली कमीशन को जो है यहाँ पर फॉर्म किया गया। ओके, यहाँ पर दिसंबर 1953 में जो यहाँ पर इस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, इसके चेयरमैन कौन थे, तो फजल अली थे। और ये जो है अपना रिपोर्ट सबमिट किए कब, सितंबर 1955 में जो है आपका रिपोर्ट सबमिट किए, और ये बोले कि ठीक है, हम लोग जो है लैंग्वेज के बेसिस पर जो है यहाँ पर स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट का थ्योरी जो यहाँ पर नहीं होगा। मतलब हर एक भाषा के लिए हर एक राज्य नहीं होगा, एक भाषा के लिए एक राज्य नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि मेनी लैंग्वेजेस वन स्टेट। ठीक है, जो भी आपका मेजर लैंग्वेज है उसके लिए जो हम लोग स्टेट बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर लैंग्वेज के लिए आपका स्टेट बनेगा। ठीक है, तो ये जो है लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड करने के लिए तो बोले, लेकिन ये नहीं बोले कि आपका हर एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाद में जो है जब आपका अमेंडमेंट हुआ, चलिए अमेंडमेंट ही देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका अमेंडमेंट यहाँ पर हुआ, ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पर जो है आपका अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, कब हुआ था, 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ था, जिसको हम लोग स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ये क्या किया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो आपका स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपका जो हम लोग का इंडियन स्टेट था वो आपका पार्ट ए बी सी डी में जो है बटा हुआ था। ठीक है, अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, जैसे कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे तो वो अलग पार्ट में थे। ठीक है, जो आपका गवर्नर प्रोविंस था वो अलग में था, चीफ गवर्नर प्रोविंस था वो आपका अलग में था। तो सारा जो है आपका ए बी सी डी में जो है आपका यहाँ पर बटा हुआ था, उसको जो यहाँ पर ख़त्म किया गया। और यहाँ पर जो है जब आपका बना पहली बार, तो 14 स्टेट और 6 यूटी का जो यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया। ओके, और इसमें क्या बताया गया कि प्रोवाइडेड फॉर कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, एक हाई कोर्ट जो है आपका 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए यहाँ पर वैलिड रहेगा। मतलब एक हाई कोर्ट जो है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, एक्सटेंडेड द जुडिक्शन ऑफ द एससीज टू यूटीज़। ठीक है, मतलब क्या है कि जो भी आपका यूटी, आप देखिए हर यूटी में आपका जो है आपका यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, दिल्ली में है लेकिन हर यूटी में आपका यहाँ पर नहीं है। तो जो भी आपका नज़दीकी राज्य होगा उस यूटी से, वो जो है उसका हाई कोर्ट का काम करेगा। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो है आपका यहाँ पर दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव का भी हाई कोर्ट है। ठीक है, केरला हाई कोर्ट जो है आपका लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट है, और कलकत्ता हाई कोर्ट जो है आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार का भी जो है आपका यहाँ पर हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये जो है आपका हाई कोर्ट का एक्सटेंड किया गया पावर।
उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर फॉर टू मोर देन 2 स्टेट्स, ठीक है। तो गवर्नर भी जो है आपका यहाँ पर 2 से ज़्यादा स्टेट के, मतलब एक गवर्नर जो है 2 से ज़्यादा स्टेट के यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। गवर्नर से रिलेटेड जो भी आपका आर्टिकल मतलब इन्फॉर्मेशन हो किसमें दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 153 में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, अब चलिए इसको देख लिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है 10th अमेंडमेंट हुआ था आपका, जो कि क्या किया था, दादर नगर हवेली को जो है यूटी बनाया था, ठीक है। 12th अमेंडमेंट 1962 में हुआ था, जो कि आपका गोवा, दमन एंड दीव और को जो है यहाँ पर यूटी बनाया था, ठीक है। 1962 से पहले जो है आपका गोवा, दमन एंड दीव ये सब जो है आपका इंडिया के पार्ट नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पर 13th अमेंडमेंट 1962 से क्या किया गया है, यहाँ पर नागालैंड को जो है आर्टिकल नंबर 371A के तहत जो है आपका स्पेशल स्टेटस दिया गया, ठीक है। 371 वैसा आर्टिकल है जो कि आपका स्पेशल स्टेटस देता है उन राज्य को जहाँ पर जो आपका ट्राइबल एरियाज यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया कि 371 के अंडर में जो है आपको किसको मिला, नागालैंड को जो है यहाँ पर आपका स्पेशल स्टेटस देखने को मिला। ओके, तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 371 जो है आपको महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल जो आपका यहाँ पर स्टेटस देता है, ठीक है, कुछ एरियाज़ को। और 371B जो है आपको असम को देता है, 371C जो है आपको मणिपुर को देता है, और 371D जो है आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश को देता है, ठीक है। अलग अलग आर्टिकल्स हैं। 371 जो है आपको यहाँ पर नागालैंड को जो है स्पेशल स्टेटस देता है। अगला जो है आपका 14th अमेंडमेंट जो है 1962 में ही हुआ था, ठीक है, जिससे पुडुचेरी को जो है आपको यहाँ पर यूटी का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो 3 अमेंडमेंट जो है आपको यहाँ पर 1962 में देखने को मिलता है। ओके, और 15th अमेंडमेंट जो आपका 1963 में हुआ, उससे क्या किया गया कि जो आपका हाई कोर्ट के जजेस थे उसका जो 60 ईयर्स पहले रिटायरमेंट एज था उसको जो है आपको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, एज 62 ईयर्स जो आपका यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। ये 63 में हुआ था। और उसके बाद 17th अमेंडमेंट आपका 64 में हुआ था। ये भी जो है आपका लैंड रिफॉर्म से ही रिलेटेड है, जिसमें क्या हुआ कि मार्केट वैल्यू कॉम्पनसेशन फॉर लैंड अंडर द पर्सनल कल्टीवेशन, ठीक है। जो भी लैंड, ठीक है, तो पर्सनल कल्टीवेशन पहले ये देखिए कि पर्सनल कल्टीवेशन क्या होता है कि पहले देखिए क्या था कि कुछ ऐसे ज़मींदार थे जो कि जिनके पास ज़मीन था, ठीक है, वो जो है दूसरे लोगों से जो है अपना खेती बाड़ी कराते थे, तो वो पर्सनल कल्टीवेशन में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वैसा ज़मीन, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर जो है पर्सनल कल्टीवेशन में, मतलब जो आपका ओनर है वही जो आपका खेती बाड़ी ये सब कर रहा है, या फिर सामने रह करके जो है आपका यहाँ पर खेती बाड़ी करवा रहा है, तो वो किसके अंडर में आता है, आपका यहाँ पर पर्सनल कल्टीवेशन के अंडर में आता है। तो उसको जो है आपका मार्केट का जो रेट है उसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पर कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको चीज़ बताया कौन, 17th अमेंडमेंट, जो कि आपका 1964 में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो वैसा लैंड, ठीक है, जो कि आपका पर्सनल कल्टीवेशन में है, ठीक है, तो अगर सरकार उससे ज़मीन ले रही है तो उसको जो है मार्केट वैल्यू जो भी उस ज़मीन का है उसको जो है यहाँ पर देना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट यहाँ पर आपको दिखेगा अब, ठीक है। सबसे पहला तो आप देखिए यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर जो है आपका 24th अमेंडमेंट, ठीक है, 24th अमेंडमेंट 1971, ठीक है। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका 24th अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या किया गया कि वहाँ पर जो है कह दिया गया कि पार्लियामेंट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कोई भी चेंजेस यहाँ पर कर सकता है। अभी भी हम बताएं कि जो केशवानंदा भारती केस था वो आपका कब हुआ था, 1973 में उसका जो है रिजल्ट आया था, ठीक है। तो उससे पहले तक क्या हुआ था कि बहुत सारे जो नियम बन रहे थे वो जो है क्या कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को जो यहाँ पर डैमेज कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो 24th में क्या कर दिया गया कि बोल दिया गया कि भाई पार्लियामेंट के पास जो है यहाँ पर पावर है और वो कोई भी पार्ट को जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, ठीक है। पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया कि अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह दिया गया कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है
उसको होल्ड करके नहीं रख सकते, उसको जो है मंजूरी आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको जो है प्रेसिडेंट को मंजूरी देना एकदम मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है, और रिप्लेस द प्रोसीजर विद द पावर। ठीक है, जो आपका आर्टिकल नंबर 368 में लिखा गया है कि प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर लिखा गया है कि कैसे जो है अमेंडमेंट होगा, लेकिन उस प्रोसीजर वर्ड को हटा करके जो है क्या कर दिया गया आपका यहाँ पर पावर में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, और वो पावर किसको मिल गया, तो पावर मिल गया आपको यहाँ पर पार्लियामेंट को मिल गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है यहाँ पर ये अमेंडमेंट हो जाता है। इसके बाद का जो अमेंडमेंट था आपका 25th अमेंडमेंट, जो कि वही साल 1971 में हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो आपका 14 और 19 है, सब सर्वेंट टू DPSPs आर्टिकल 131C। ठीक है, अब देखिए ये जानते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा समझने का यहाँ पर आप कोशिश करिए। अभी आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि जो 31 था आपका आर्टिकल 31 आपका किससे रिलेटेड था, राइट टू प्रॉपर्टी से। ठीक है, एक्चुअली अभी वो राइट नहीं है, लेकिन 71 तक तो राइट था ही, राइट टू प्रॉपर्टी। तो 31 में क्या किया गया कि नया, अभी तक तो हम लोग जो है ए और बी को ऐड किए थे, अब जो हम लोग सी को भी यहाँ पर 31 में ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो 31C हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, तो 31C में जो है आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया कि यहाँ पर जो है जो भी लॉ आएगा, ठीक है, जो भी लॉ आपका 31C के अंडर में आएगा वो किसको इम्पैक्ट करेगा, वो इम्पैक्ट करेगा आपका 39। ठीक है, 39 आपका कौन सा, 39B। ठीक है, और 39C को जो है आपको यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 31C जो है आपका यहाँ पर किसको इम्पैक्ट करेगा, 39B और 39C को। मतलब कोई भी ऐसा लॉ जो कि आपका आर्टिकल नंबर 31C में आएगा, ठीक है, वो किससे रिलेटेड होगा, वो जो है आपका यहाँ पर 39B और 39C से रिलेटेड होगा। और इसको जो है इसको भी क्या कर दिया गया, जुडिशियल रिव्यू से यहाँ पर बचा लिया गया। ठीक है, और अभी तक क्या था, जो भी आपका यहाँ पर जो भी आपका 31A था, ठीक है, 31A और 31B था, उसमें क्या था कि उसमें आप फंडामेंटल राइट्स को जो है आपको यहाँ पर देखना था कि फंडामेंटल राइट आपका यहाँ पर डैमेज ना हो। लेकिन 31C क्या कर दिया आपका पूरे तरीक़ा से जो आपको यहाँ पर कह दिया कि भाई इसमें जो है आपका फंडामेंटल राइट जो 14 है, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो 14 आपका इक्वालिटी से डील करता है और 19 जो आपका फ्रीडम से डील करता है, वो भी आपका यहाँ पर इम्पैक्ट हो, ठीक है, 31C के तहत, तो उसमें जो है आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट जो है आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्ट वार किस पे हुआ था, तो डायरेक्ट वार आपका जो है यहाँ पर फंडामेंटल राइट पर देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा 25 आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारा चीज़ आया गया, क्योंकि 31C को ऐड किया गया जो कि इम्पैक्ट कर रहा था आपका 39B और 39C को। ठीक है, और इसमें जो भी आपका 31C में आपका आएगा लॉ, वो आपका फंडामेंटल राइट को अगर डैमेज भी कर रहा है तो वो जो है आपका यहाँ पर आप उसके लिए जो है आप सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला अमेंडमेंट यहाँ पर क्या हुआ कि 26th अमेंडमेंट 1971 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि प्रीवी पर्सेस, ठीक है, एंड प्रिविलेजेस टू फॉर्मर रूलर्स, उसको क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। मतलब क्या था कि जब आज़ादी हुआ, ठीक है, आज़ाद हुआ अपना कंट्री, तो क्या हुआ कि जो भी आपका प्रिंसली स्टेट्स था उनके साथ एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम लोग जो है आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट आपको दिया जाएगा, कुछ प्रिविलेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उस सबको क्या कर दिया गया, यहाँ पर आपको एबॉलिश कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया 26th अमेंडमेंट के साथ। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि बोला गया कि भाई इक्वालिटी है, ठीक है, हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक है, ठीक है, यहाँ पर सब लोग क्या है, इक्वल है, तो किसी लोगों को जो है यहाँ पर रूलर्स को कुछ कुछ मतलब स्पेशल बेनिफिट क्यों मिला जाए, स्पेशल प्रिविलेज जो है आपको यहाँ पर क्यों मिला जाए। तो उस चीज़ को देखते हुए, इक्वालिटी को देखते हुए, ठीक है, डेमोक्रेसी को देखते हुए जो है आपका यहाँ पर इस चीज़ को क्या कर दिया गया, आपका सारे प्रिविलेज को जो है ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ये जो आपका 26th अमेंडमेंट था, इस समय से जो आपको यहाँ पर अब 71 से जो आपको यहाँ पर इंदिरा गांधी का सरकार जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है।
अब देखिए इंदिरा गांधी के सरकार में जो है आपको बहुत सारा अमेंडमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 36th अमेंडमेंट, उससे पहले जो है आपका यहाँ पर एक 35th अमेंडमेंट भी आप देख लीजिए जो कि वही आपका 1974 में हुआ था। ठीक है, इससे जो है आपका क्या हुआ था कि जो आपका सिक्किम है, जो आपका यहाँ पर सिक्किम है उसको जो एसोसिएट स्टेट है, ठीक है, कौन सा स्टेट, एसोसिएट स्टेट का जो है यहाँ पर दर्जा मिला था, किसको, सिक्किम को। ठीक है, इस अमेंडमेंट के अंडर में क्या हुआ था कि आपका आर्टिकल 2A, ठीक है, यहाँ पर जो है आर्टिकल नंबर, एक मिनट, आर्टिकल नंबर 2A को जो है आपको यहाँ पर ऐड किया गया। ठीक है, और 10th शेड्यूल को जो है आपको यहाँ पर ऐड किया गया। ठीक है, तो सिक्किम को क्या बनाया गया, आपका एसोसिएट स्टेट बनाया गया और आर्टिकल 2A ऐड किया गया और 10th शेड्यूल जो है आपको यहाँ पर ऐड किया गया। एसोसिएट स्टेट इसलिए बनाया गया क्योंकि सिक्किम पहले क्या था कि इंडिया का पार्ट नहीं था। पहले क्या, कभी भी जो है आपका यहाँ पर सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट नहीं था, वो किसी और डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था। तो सिक्किम बोला कि भाई हमको भी इंडिया में मिलना है, हमको भी जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है। ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टेट बनना है, मतलब राज्य बनना है। तो वो बोला कि, इंडिया बोला कि भाई हम ही मेरे ही साथ मिल जाओ। तो सिक्किम बोला कि ठीक है, पहले हम आपको देखेंगे कि भाई आपके साथ रह के यहाँ पर कैसा लगता है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर एसोसिएट स्टेट बनाया गया सबसे पहले सिक्किम को। ठीक है, एसोसिएट स्टेट में क्या होता है कि जो भी आपका स्टेट है उसका जो डिफेंस है, जो भी आपका कम्युनिकेशन है बाहर के लोगों से, वो सब कौन करेगा, आपका इंडिया करेगा। और सिक्किम जो है अपना इंटरनली सारा कुछ अपने से यहाँ पर मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसोसिएट स्टेट। उसके बाद क्या हुआ कि सिक्किम बाद में बोला 1 साल के बाद कि भाई अच्छा लग रहा है हमको आपके साथ, डेमोक्रेटिक कंट्री तो मज़ा आ रहा है। तो उसी को देखते हुए क्या किया गया कि 1975 में यहाँ पर 36th अमेंडमेंट करके जो है आपको यहाँ पर सिक्किम को जो है आपको क्या कर दिया गया, फुल स्टेट का यहाँ पर दर्जा दे दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया। और उसके बाद जो आपका आर्टिकल नंबर 2A है उसको डिलीट कर दिया गया और 10th शेड्यूल जो है आपका यहाँ पर उसको भी यहाँ पर डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो पहले सिक्किम क्या बना, एसोसिएट स्टेट, किससे, 35th अमेंडमेंट से। ठीक है, जो कि आपका 1974 में हुआ। और यहाँ पर उसके 1 साल के बाद जो है आपका 1975 में आपका 36th अमेंडमेंट से जो है आपका सिक्किम जो है आपका यहाँ पर फुल स्टेट बन गया। ठीक है, जो आपका पूरा जो है स्टेट का पावर जो है आपको, प्रिविलेज जो आपको यहाँ पर सिक्किम को मिलने लगा। ओके, अच्छा, कुछ एक चीज़ें हैं जो कि हम मतलब ऐड करना भूल गए थे तो उसको बाद में ऐड किए यहाँ पर। कि यहाँ पर जो है 21st अमेंडमेंट आप देख लीजिए कि 21st अमेंडमेंट से आपको यहाँ पर क्या हुआ था कि सिंधी, ठीक है, जो आपका सिंधी लैंग्वेज है उसको जो है आपका यहाँ पर 8th शेड्यूल में यहाँ पर ऐड किया गया था। ठीक है, सिंधी को जो है आपको यहाँ पर 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। सबसे पहले जो आपका 8th शेड्यूल में लैंग्वेज था वो कितना था, आपका 14 था। ठीक है, ये ओरिजिनल था। ठीक है, उसके बाद जो पहला अमेंडमेंट किया गया इसमें, उसमें उससे जो है आपका एक लैंग्वेज को ऐड किया गया। उसके बाद जो है किया गया तो उसमें 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया और उसके बाद फिर से किया गया तो 4 लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड किया गया। और अभी जो टोटल आपका 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है वो कितना है आपका यहाँ पर 22 लैंग्वेज है। ठीक है, तो एक तो हम लोग यहाँ पर सिंधी पढ़ लिए। ठीक है, और ये दोनों जो है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो 8th शेड्यूल में टोटल लैंग्वेजेस है वो कितना है आपका यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कब हुआ था, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd जो कि आपका 1956 में हुआ था, सॉरी 1976 में हुआ था आपका यहाँ पर। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी यहाँ पर हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका अमेंडमेंट है मतलब इसमें इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ, ठीक है, कि इसको जो है आपको यहाँ पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला मतलब इसको देखिए कि ये जो है आपका कब हुआ था कि इमरजेंसी के समय में हुआ था। ठीक है, जो आपका इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी तो उस समय जो है आपको यहाँ पर अमेंडमेंट देखने को मिला था। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो देखिए कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को जो है आपको यहाँ पर ऐड किया गया प्रेम्बल में। ठीक है, ये 3 शब्द को जो यहाँ पर ऐड किया गया प्रेम्बल में। और उसके बाद
क्या हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पर ऐड किया गया, जो कि आपका पार्ट नंबर 4A और आर्टिकल 51A में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी भी आपको किसके कौन से अमेंडमेंट में हुआ है, तो अमेंडमेंट 42 से जो है आपको यहाँ पर हुआ था। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपका किससे तो है, तो आपका सवर्ण सिंह कमेटी के जो है बेस्ड है। ठीक है, उनके रिपोर्ट पर जो आपका यहाँ पर बेस्ड है। आगे देखिए कि मेड प्रेसिडेंट बाउंडेड बाय कैबिनेट एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंट को जो है आपको यहाँ पर कैबिनेट का जो भी एडवाइस है उसको यहाँ पर मानने के लिए मतलब पूरा तरीके से जो है आपको घेर लिया गया। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि भाई जो भी आपका प्रेसिडेंट है उसको कैबिनेट का यहाँ पर एडवाइस मानना जरूरी है। ओके, अगला देखिए कि शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट्स टू कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, जो आपका 5 सब्जेक्ट है, कौन कौन सा आपका एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वेट एंड मेजर्स हो गया। इसके साथ साथ 2 और है जो नहीं लिखा गया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और उसके बाद जो है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये 2 चीज़ें और हैं। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट को क्या कर दिया गया, आपका कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में डाल दिया गया। किससे, स्टेट लिस्ट से कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में जो है आपको यहाँ पर डाल दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका क्या, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा रहा है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट था वो आपको जो है यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, ऐसे तो बहुत बड़ा था। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें थी वो आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए 42nd के बाद, ठीक है, 42nd के बाद ये भी आपका जो है 44th अमेंडमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपका कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो जो था आपका इमरजेंसी के समय लगाया गया। ठीक है, कब लगाया गया, तो इमरजेंसी के समय में। तो इंदिरा गांधी का सरकार था, वो क्या की कि भाई बिना कैबिनेट से पूछे गई प्रेसिडेंट के पास और बोली कि भाई जा कर के जो है अपना यहाँ पर इमरजेंसी लागू कर दीजिए, और वो लागू कर दिए। क्योंकि वैसे पहले जो है आपका यहाँ पर कोई भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड नहीं दिया गया था कि भाई कैबिनेट का परमिशन लीजिए तब जा कर के जो आपका मेजोरिटी मिलेगा, स्पेशल मेजोरिटी, तब जा कर के जो आपका इमरजेंसी लगेगा। ये सब चीज़ें पहले नहीं लिखा गया था। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर 44th अमेंडमेंट किया गया कि भाई ऐसा पहले मतलब बाद में आगे चल के जो यहाँ पर नहीं हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका देखिए कि क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी, उसको जो है फंडामेंटल राइट से यहाँ पर रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। और अब 300A में आपको देखने को मिलता है राइट टू प्रॉपर्टी, और ये अब क्या हो गया, आपका राइट टू प्रॉपर्टी नहीं हो गया, अब लीगल राइट हो गया है। क्या हो गया है आपका, लीगल राइट। ठीक है, उसके बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस विथ आर्म्ड रेबेलियन फॉर इमरजेंसी। ठीक है, जो आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, आर्म्ड रेबेलियन जो है आपको यहाँ पर उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आगे चल के जो है इस टाइप से इमरजेंसी नहीं लगाया जा सके, उसके लिए क्या कर दिया गया कि कैबिनेट्स रिटन रिकमेंडेशन मैंडेटरी फॉर इमरजेंसी, मतलब जो भी आपका कैबिनेट मेंबर्स है उनका जो रिटन रिकमेंडेशन चाहिए वो इमरजेंसी लागू करने के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका आर्टिकल 20 और 21 है वो आपका सस्पेंड नहीं होगा इमरजेंसी के समय में, ये भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 44th अमेंडमेंट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो आपका पिछला जो था, ठीक है, इसमें जो 42nd अमेंडमेंट था इसमें क्या हुआ था ना कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है ना 42nd अमेंडमेंट लार्जेस्ट अमेंडमेंट इन हिस्ट्री पास ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी। पहले जो इमरजेंसी लगा वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगा था, उसको चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। ठीक है, अच्छा 42nd अमेंडमेंट में एक और चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें क्या कर लिया गया कि 5 साल, ठीक है, 5 ईयर्स को चेंज करके क्या कर दिया गया, 6 ईयर्स कर दिया गया। मतलब क्या है कि अब जो है 6 साल के लिए आप जो है यहाँ पर जो भी लोग गवर्नमेंट में आएंगे आपका 6 साल तक जो आपका यहाँ पर गवर्नमेंट में रह सकते हैं, ऐसा कर दिया गया। और इस चीज़ को फिर से बदलते हुए क्या कर दिया गया, यहाँ पर 6 ईयर्स को क्या कर दिया गया, 5 ईयर्स में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी जो है आपका यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है।
ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट जो है आपका यहाँ पर देखा। ठीक, अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आपका 1985 में देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो है आपका 10th शेड्यूल को ऐड किया। ठीक है, कौन सा 10th शेड्यूल को। अच्छा, पहले भी आपको पता है कि 10th शेड्यूल ऐड किया गया था सिक्किम को जब हम लोग एसोसिएट स्टेट बना रहे थे, लेकिन उसके बाद हम आपको बोले थे कि 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि 10th शेड्यूल और आर्टिकल 2A को जो है आपको डिलीट कर दिया गया। तो फिर से आपका 10th शेड्यूल का जगह खाली हो गया, तो उसको जो है आपको यहाँ पर फिर से ऐड किया गया। कब? 52nd अमेंडमेंट से। ठीक है, जो कि आपका एंटी डिफेक्शन से यहाँ पर डील करता है। तो एक्चुअली एंटी डिफेक्शन क्या होता है कि यहाँ पर मतलब ये चुनाव कोई भी मतलब आदमी जीता। ठीक है, अब उसको जो है क्या हुआ कि उसके पार्टी में कोई अच्छा पोजीशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता था कि दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता था, लेकिन फिर भी आपका जो है सरकार चलता रहता था। तो इससे क्या हो रहा था कि जो आपका जनता है उसके साथ क्या हो रहा था, धोखा हो रहा था। कि वो तो एक स्पेसिफिक पार्टी को मतलब जिताया। मान लीजिए कि बीजेपी का कोई मेंबर है, वो क्या हुआ कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन जनता तो बीजेपी को जिताया। तो यहाँ पर वैसा ना हो उसके लिए क्या किया कि एंटी डिफेक्शन लॉ को यहाँ पर लाया गया, ताकि आप जिस पार्टी से जीते हैं आपको जो है उसी पार्टी में रहना है, उस पार्टी को छोड़ करके यहाँ पर नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि अगर 1/3 मेंबर चाहे तो स्प्लिट कर सकता है। क्या कर सकता है आपका? स्प्लिट कर सकता है, मतलब पार्टी छोड़ करके यहाँ पर जा सकता है 1/3 मेंबर। और उसके साथ यहाँ पर 2/3 मेंबर का अगर सहमति हो तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर मर्ज कर सकता है किसी और पार्टी के साथ। ठीक है, 1/3 मेंबर आपका स्प्लिट कर सकता है, पार्टी से हट करके दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। और 2/3 मेंबर क्या कर सकता है कि एक पार्टी को जो है दूसरे पार्टी में यहाँ पर मर्ज कराया जा सकता है। अच्छा, ये जो आपका स्प्लिट वाला जो प्रोविज़न है, ठीक है, इसको आगे चल के जो है आपका 91st अमेंडमेंट से यहाँ पर हटा दिया जाएगा। वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसको जो है थोड़ा सा और कड़ा किया जाएगा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ को आगे चल करके। ठीक है, अभी के लिए जो है आप यहाँ पर इतना ही देखिए। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या हुआ कि 61th अमेंडमेंट जो है आपका हुआ, उसमें क्या किया गया कि पहले वोटिंग एज 21 साल था, उसको हटा करके जो है 18 साल कर दिया गया। कोई भी आपका लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, किसी भी इलेक्शन के लिए जो है अब लीगल एज जो वोटिंग का है वो कितना है आपका 18 साल कर दिया गया। ठीक है, ये कब हुआ था आपका 61st अमेंडमेंट से जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, अगला देखिए आप यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एक्चुअली सारा तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका यहाँ पर जो भी हम लेकर के आए सारा इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। कोई भी ऐसा आपके लिए जो ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबको एकदम ध्यान से देखना है आपको। अब देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे क्या हुआ कि पंचायती राज से रिलेटेड है, जो कि आपको पार्ट 9 ऐड किया गया और 11th शेड्यूल यहाँ पर ऐड किया गया, जिसके तहत जो है आपका यहाँ पर पंचायती राज का जो है फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, पंचायत को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। ठीक है, उससे पहले जो भी आपका पंचायत था वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाता था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि आपको 29 आइटम्स जो है किसको दे दिया गया, आपको पंचायत को दे दिया गया कि पंचायत जो है उस पर कोई भी कानून या फिर कोई भी फैसला यहाँ पर जो है आपका ले सकता है। वो क्या क्या है वो सब ज़रूरी नहीं है, लेकिन 29 फंक्शनल आइटम्स है, ये जो है आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और उसी साल जो है आपका 74th अमेंडमेंट से जो है क्या हुआ, ये आपका 73rd हो गया और ये आपका क्या हो गया 74th अमेंडमेंट। इससे जो है म्यूनसिपाल्टीज़, ठीक है, तो पंचायत तो आपका गांव लेवल पर हो गया, ठीक है, विलेज लेवल पर, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर जो है म्यूनसिपाल्टीज़। ठीक है, इससे हम जो है पार्ट 9A और शेड्यूल 12 को ऐड किया गया, जिसमें 18 जो आपका फंक्शनल आइटम्स है वो किसको दिया गया, म्यूनसिपाल्टीज़ को दिया गया, ताकि उस पर जो है कोई भी लॉ या कोई भी फैसला यहाँ पर बनाया जा सके। ठीक है, तो पंचायत आपका 11th शेड्यूल से रिलेटेड है और जो आपका म्यूनसिपाल्टी है आपका किससे है, 12th शेड्यूल से। तो 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, और कब हुआ था 73rd अमेंडमेंट 1992 और 74th अमेंडमेंट 1992। तो ठीक है, तो साल आपका इम्पॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर इम्पॉर्टेंट है, और किस शेड्यूल में है वो भी आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद आपका कितना फंक्शनल आइटम्स था वो आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपका 71st अमेंडमेंट भी हुआ था। ठीक है, 73rd तो हम लोग देख लिए,
उससे पहले जो आपका 71st अमेंडमेंट जो कि आपका 1992 में हुआ था, जिसके अंडर में जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है आपका 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। ठीक है, पहले सिंधी ऐड किया गया और अब जो है आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है आपको यहाँ पर ऐड कर दिया गया। और देखिए कि जो आपका पंचायती राज का जो सिस्टम था वो एक्चुअली गांधी जी का ड्रीम था। ठीक है, कि विलेज लेवल तक जो है अगर हम लोग देश को आगे बढ़ाना है तो विलेज को जो है आपको यहाँ पर डेवलप करवाना होगा। ठीक है, तो एक गांधी जी का ड्रीम था कि हम लोग जो है विलेज लेवल तक जो है आपका यहाँ पर डेवलपमेंट पहुँचा सके। तो ये जो है आपका अमेंडमेंट कुछ उससे भी यहाँ पर रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए कि जो 73rd अमेंडमेंट से जो आपका पंचायती राज बना, उसमें क्या है कि जिला परिषद होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। पंचायत समिति होता है आपका ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, और ग्राम पंचायत जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, विलेज लेवल पर हो जाता है। ठीक है, ये आपका पंचायती राज पंचायत हो गया। और म्यूनसिपाल्टीज़ जो है आपका यहाँ पर क्या हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो भी आपका बहुत महानगर है। ठीक है, महानगर पालिका जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत बड़ा कोई शहर है उसके लिए। ठीक, और म्यूनसिपल काउंसिल जो है आपका नगर पालिका। ठीक है, जो आपका महानगर है उससे थोड़ा छोटा कोई शहर हो उससे। और यहाँ पर नगर पंचायत, जैसे कि जो आपका रूरल से अभी अर्बन मतलब गांव से अभी शहर में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, मतलब चेंज हो रहा है, उसके लिए जो है आपको यहाँ पर नगर पंचायत देखने को मिलता है। ठीक है, 3 टियर गवर्नमेंट यहाँ पर जो है आपको देखने को अब कंट्री में मिलता है। ओके, अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 जो कि आपका 2002 में हुआ था। इसमें जो है क्या हुआ है कि मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। क्या किया गया कि जो भी आपका यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन है वो क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। किसके अंडर में, आर्टिकल 21A के अंडर में। ठीक है, मैंडेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स। ठीक है, जो भी आपका 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो है कंपलसरी और साथ साथ में फ्री एजुकेशन जो है मैंडेटरी कराया गया। उसके बाद क्या ऐड किया गया, तो एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियंस। ठीक है, जो आपका पेरेंट्स और गार्जियंस है उनके लिए जो एक नया फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया, क्या कि उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो भी अच्छा शिक्षा है ये सब देना किसका फ़र्ज होगा, आपका यहाँ पर पेरेंट्स का। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, पहले आपका फंडामेंटल ड्यूटी आपका 10 था और बाद में चेंज होकर के जब ये ऐड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 इन DPSP 45, जो कि आपका जो भी आपका चाइल्डहुड केयर है। ठीक है, मतलब 6 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनके केयर, ठीक है, को जो है यहाँ पर आर्टिकल 45 यहाँ पर डील करता है, जो कि आपका DPSP में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 86 मोस्टली इंपॉर्टेंट आपका ये है कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, कंपलसरी किया गया आपका यहाँ पर एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के लिए। और ये जो है आपका सब्जेक्ट मैटर जो 45 है ये बिलो 6 ईयर्स है। ठीक है, बिलो 6, ठीक है, ये बिलो 6 ईयर्स है। और यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया किसको, एजुकेशन को किस मैंडेटरी किया गया। ठीक है, आर्टिकल 21A में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका यहाँ पर 91, 93 और 97। तो 91 जो है अभी आपको 52 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि आपका राजीव गांधी के समय में हुआ था। ठीक है, वो भी याद रखिए कि कब हुआ था, राजीव गांधी के समय में हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आपका किससे डील कर रहा था, तो आपका एंटी डिफेक्शन से डील करता था। ठीक है, ताकि कोई भी आपका यहाँ पर जो है पार्टी जो है मतलब कोई भी नेता जो है जीतने के बाद दूसरा पार्टी में नहीं चला जाए। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया कि इसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। पहले क्या था आपका यहाँ पर कि 1/3 मेंबर जो है आपका यहाँ पर क्या कर सकता था, स्प्लिट कर सकता था, मतलब पार्टी छोड़ करके जा सकता था। और 2/3 मेंबर क्या कर सकता था, यहाँ पर मर्ज कर सकता था। ठीक है, मतलब दूसरे पार्टी में मर्ज कर सकता था। अब क्या हो गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये वाला जो स्प्लिट वाला सिस्टम है उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि एंटी डिफेक्शन, अब क्या है कि लोग सब बोल रहा था कि भाई हमको ही मिनिस्ट्रल पोस्ट हो, नहीं तो हम छोड़ के जो है यहाँ पर स्प्लिट करके चले जाएंगे। ठीक है, 1/3 मेंबर ही चाहिए था, तो स्प्लिट करके हम लोग जो है यहाँ पर चले जाएंगे। तो सबको जो है मिनिस्ट्री का पोस्ट दिया जा रहा था। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो है मिनिस्ट्री का पोस्ट मिल रहा था, जो ज़रूरी नहीं है उसके लिए भी यहाँ पर मिनिस्ट्री बना दिया जा रहा था। तो उस चीज़ को यहाँ पर कम करने के लिए
ठीक है। उस चीज़ को यहाँ पर कम करने के लिए जो है आपको यहाँ पर 91st अमेंडमेंट देखने को मिला हम लोग को 2003 में। इसमें क्या किया गया कि यहाँ पर जो है पहले तो स्प्लिट वाला सिस्टम को हटा दिया गया। बोला गया कि भाई स्प्लिट अब नहीं कर सकते आप, ठीक है, डायरेक्ट बस आप क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिट करिएगा तो आप जो है डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा, मतलब जो भी आप सीट जीते हैं वहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या कर दिया गया, जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको क्या कर दिया गया, 15% तक ही लिमिट कर दिया गया। मतलब 15% से ज़्यादा जो है मिनिस्टर यहाँ पर आपका नहीं बन सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर कोई भी स्टेट असेंबली यहाँ पर हो, ठीक है। अच्छा, स्टेट असेंबली के लिए जो है आपका यहाँ पर, स्टेट असेंबली के लिए जो है आपका यहाँ पर 12 मिनिस्टर जो है आपका यहाँ पर मिनिमम है, ठीक है, 12 मिनिस्टर मिनिमम है और मैक्सिमम तो आपका यहाँ पर 15% पर लिमिट है। ओके, अब देखिए 93rd अमेंडमेंट में क्या हुआ, 2005 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि ओबीसी, ठीक है, अच्छा ओबीसी के साथ साथ जो है आपका यहाँ पर एससी और एसटी भी लिख लीजिए, ठीक है। तो ओबीसी एससी एसटी को जो है यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिला, ठीक है। ओबीसी एससी और एसटी को जो है क्या मिला, प्राइवेट और गवर्नमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है आपको यहाँ पर जो है क्या बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन देखने को जो है आपको यहाँ पर मिला, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है जो भी लोग, मतलब जैसे कि अगर आप मतलब अब क्या है कि लोग कहेंगे कि भाई इक्वालिटी नहीं है, आप जो है किसी और को जो है रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर वो नहीं है। बोला गया कि भाई फंडामेंटल राइट आपका प्रिजर्व है। इसके लिए एक नया आर्टिकल यहाँ पर जोड़ा गया, आपका आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 ब्रैकेट 5, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है ऐड किया गया आर्टिकल नंबर 15 में और बोला गया कि भाई इन लोगों को जो है यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो आपका फंडामेंटल राइट जो है आपका हनन नहीं होगा। ओके, अब 97th अमेंडमेंट 2011 में हुआ, ठीक है। गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड एडेड आर्टिकल 19 ब्रैकेट 1 क्लॉज सी और पार्ट 9B और यहाँ पर आर्टिकल 43B, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनको जो है आपको ऐड किया गया। यहाँ पर क्या हुआ देखिए कि इससे पहले जो है आपका जो भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी था वो जो है आपका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है उसको नहीं मिला हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ था और इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि उसको जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपका मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आपका फॉर्मेशन जो है अब हो सकता है, चूँकि आपका आर्टिकल नंबर 19(1) क्लॉज सी में जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या बोलता है कि आप जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहाँ पर जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्ट जो आपका यहाँ पर है, ठीक है, एक मिनट, ये जो आपका पार्ट 9B है, इसमें जो है आपका आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 243, ठीक है, 243Z(H) से लेकर के जो है 243Z(T) तक जो है आपको आर्टिकल देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आर्टिकल नंबर जो आपका 33B है वो आपका DPSP से, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, जो कि आपका DPSP में देखने को यहाँ पर मिलता है। अच्छा, यहाँ पर 92nd अमेंडमेंट भी हुआ था जिससे आपको बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जो आपको 8th शेड्यूल में यहाँ पर ऐड किया गया, ठीक है। 2003 में हुआ था, यह आखिरी बार जो है हुआ जिसमें क्या हुआ कि 8th शेड्यूल जो है उसमें जो भी आपका लैंग्वेज दिया गया उसमें 22 लैंग्वेज, उसमें जो है आखिरी बार यहाँ पर 4 लैंग्वेज इसको ऐड किया गया। कौन कौन सा था, बोडो, डोगरी, सैंथली और मैथिली, ठीक है। और इसके बाद 2011 में क्या हुआ कि 96th अमेंडमेंट से जो ओडिया है, ठीक है, जो आपका एक्चुअली ओडिया पहले से, ठीक है, इसको ऐड नहीं किया गया, ओडिया को बस जो है ओडिया में चेंज कर दिया, नाम जो है बस यहाँ पर बदला गया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो है आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक मिनट, हाँ, ये जो पार्ट नंबर आपका यहाँ पर जो है पार्ट नंबर 9 है, ठीक है। पार्ट नंबर 9 में जो आपका आर्टिकल दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर पार्ट नंबर 9 में जो आपका आर्टिकल दिया गया है वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक, कहाँ तक, O तक, ठीक है। और म्यूनसिपाल्टीज़ का जो पार्ट नंबर 9A है, ठीक है, वो आपका क्या है 243P से लेकर के आपका कहाँ तक है, आपका 243ZG तक है, ठीक है। ये आपका आर्टिकल हो गया। और फिर इससे आगे आपका आर्टिकल कहाँ देखने को मिल रहा है,
इससे आगे वाला आर्टिकल आपको यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि आपका पार्ट बी में है, ठीक है, पार्ट 9B में है, और पार्ट 9A में आपका क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, म्यूनसिपालिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या हुआ कि 100th अमेंडमेंट जो कि आपका 2015 में हुआ। अब ये जो है आपका लेटेस्ट सब है। इसमें क्या हुआ कि बांग्लादेश के साथ जो है आपका कुछ इनक्लेव्स को जो है यहाँ पर एक्सचेंज किया गया, जिसमें बांग्लादेश को जो है लगभग 111 शायद है, ठीक है, 111 इनक्लेव्स को दिया गया। इनक्लेव्स मतलब जो छोटा छोटा लैंड है जिसके कारण बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है, तो उसको जो है कम करने के लिए यहाँ पर बांग्लादेश को 111 जो है इनक्लेव्स दिया गया, और इंडिया को जो है यहाँ पर शायद 51 मिला था, ठीक है। तो इंडिया को 51 मिला और यहाँ पर बांग्लादेश को जो है 111 यहाँ पर देखने को मिला, मतलब दिया गया, ठीक है। तो इनक्लेव्स जो है वही आपका छोटा छोटा लैंड है जिसके कारण से जो है यहाँ पर बॉर्डर पर टेंशन बना रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि एक 101st अमेंडमेंट जो कि आपका 2016 में हुआ, जीएसटी से रिलेटेड था, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया, वन नेशन वन टैक्स। अच्छा, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन जो है आपका क्या हुआ था, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेट का जो टैक्स का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट होने वाला था, जिसके कारण से स्टेट से पूछना भी यहाँ पर जो आपको ज़रूरी हो जाता है। तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन किस में आएगा, आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2018 में हुआ। आपका यहाँ पर क्या हुआ कि एनसीबीसी, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। पहले क्या था आपका यहाँ पर एनसीबीसी, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी था, ठीक है, जिसके पास स्टैट्यूटरी बॉडी के पास कम पावर होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया आपको, तो अब जो है इसको क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा पावर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर 338B में जो है आपको आर्टिकल ऐड किया गया, जो कि आपको स्पेशल पावर देता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कोई भी यहाँ पर चेंजेस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए अगला 103rd जो आपका 2019 में हुआ था, EWS रिजर्वेशन, ठीक है, 10% जो रिजर्वेशन है आपको किसको दिया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इन जॉब्स एंड एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 10% रिजर्वेशन बस किसको दिया गया था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। यहाँ पर जो है कोई भी ओबीसी, एससी और एसटी को नहीं दिया जा रहा है ये रिजर्वेशन, ये बस किसको दिया जा रहा है, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी को जो है आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है आर्टिकल 15(6) को ऐड किया गया, ठीक है। अच्छा, 15(5) जो है आपको ओबीसी, एससी और एसटी के लिए ऐड किया गया था, और 15(6) जो है आपका यहाँ पर क्या किया गया, एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि आपका EWS को रिजर्वेशन देता है, और 16(6) जो है आपको यहाँ पर जॉब से रिलेटेड है, ठीक है, जो आपका गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। यहाँ पर बस गवर्नमेंट जॉब से जो है आपको यहाँ पर रिलेटेड है, जो कि आपको 10% रिजर्वेशन यहाँ पर जो है EWS को यहाँ पर देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला 104th अमेंडमेंट जो कि आपका 2020 में हुआ। इसमें क्या हुआ, एक्सटेंडेड द SC/ST रिजर्वेशन इन LS एंड असेंबलीज, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर और जो भी आपका यहाँ पर पार्लियामेंट है उसमें जो आपका यहाँ पर क्या किया गया कि एक्सटेंड कर दिया गया रिजर्वेशन को 10 साल के लिए, ठीक है। 2030 तक जो है आपको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है रिजर्वेशन। और यहाँ पर जो है एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन था आपका, वो यहाँ पर क्या हो गया, आपका ख़त्म कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, यहाँ पर आपका ख़त्म कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया 2020 में। लेकिन जो आपका SC/ST है उसको बढ़ा करके फिर से 10 साल के लिए बढ़ा करके जो है आपका यहाँ पर 2030 तक जो है आपका यहाँ रिजर्वेशन जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और ये आपका 106th अमेंडमेंट, ठीक है, 2023 में हुआ था। ये जो है आपका आखिरी अमेंडमेंट हुआ है अभी तक, मतलब लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है आपका यहाँ पर 106th अमेंडमेंट, जो कि आपका क्या है कि 1/3, ठीक है, 33% सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मतलब स्टेट असेंबली और लोकसभा में जो आपको यहाँ पर 33% रिजर्वेशन वुमेन का देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है अभी आपका लागू नहीं हुआ है, ये भी जो है आपका 2030 या फिर 2031 में जब भी आपका यहाँ पर सेंसस हो, ठीक है, तब जाकर के जो आपका यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अभी ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है, अभी बस ये जो है आपका अमेंडमेंट हो चुका है, बस इम्प्लीमेंट अभी आपको नहीं हुआ है, ओके।
अब देखिए यहाँ पर कुछ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो सारा जो भी आपको यहाँ पर बताया गया इस वीडियो में, सारा जो आपका अमेंडमेंट था वो सारा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है बताया गया है। ओके, तो आज का जो वीडियो है आपका यहाँ पर समाप्त हो रहा है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर क्या है कि रिवाइज़ एक बार खुद से भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो ख़त्म हो गया आप छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे हमारे जाइएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जो है इस क्लास का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चिंता मत करिए, सारा जो PDF एकदम क्लीन होगा, और ये भी क्लास का PDF भी मिलेगा और एक क्लीन PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ताकि आप जो है यहाँ पर अच्छे से एक बार जो है फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। और इसको अगर हो सके तो सेव करके आप रख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि सारा जो है आपका टू द पॉइंट आपको यहाँ पर बताया गया है। ओके, कोई फालतू बात नहीं किया गया है, और सीधा जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो जो नॉलेज है आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो मिलेंगे हम लोग अपने अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए